चलिए तो करते हैं स्टार्ट पार्टनरशिप के नेक्स्ट चैप्टर से। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था एक बार के लिए। हम लोगों ने अप टू 40 इलस्ट्रेशंस तक कर हम लोगों ने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, जो आप लोगों की बुक में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के नाम से था, बेसिक्स के नाम से था, ये हम लोगों ने करा। ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर की कुछ बातें ऐसी जो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, उनको पहले हम रिवाइज करते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर के ऊपर चलेंगे। सबसे पहली बात, डीड होगी तो डीड के हिसाब से काम होगा। और उससे पहली भी बात, सबसे पहली बात तो कहते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between a persons who have agreed to share profit of the business carried by all or any one of them acting for all। क्या है भाई कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच में। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो अग्री हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। ठीक है, ये था हमारा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी थी पार्टनरशिप की। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था डीड। पार्टनरशिप का अग्रीमेंट होना जरूरी था। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। ओरल हो ठीक है, रिटर्न हो ठीक है, होना जरूरी है। अग्रीमेंट होने के बाद दूसरी बात हमने देखा था, क्या अग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी है क्या? नहीं भैया, अग्रीमेंट ओरल भी होगा तो भी चलेगा, रिटर्न भी होगा तो चलेगा, और जब रिटर्न होगा तो उसे हम बोल देते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड हम उसे बोल देते हैं। पार्टनरशिप डीड हम उसे बोल देते हैं। अब डीड क्या होती है? डीड में वो सारी बातें आती है जो भी आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग ए और बी पार्टनर हैं, हमने का पार्टनरशिप चालू करते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी जितनी भी टर्म्स कंडीशन थी, जितनी भी बातों पर हम लोग रजामंदी थी, हमने उन बातों को क्या कर लिया, लिख लिया। लिखा तो उससे क्या हुआ कि कल से अगर कोई भी डिस्प्यूट होगी तो हम उस डीड को देखकर क्या करेंगे, उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे। मान लो कि मैं और कोई एक्स वाई है, वो पार्टनर है, मैं पलट जाता हूँ। अगर मैं पलट जाता हूँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर लिखा हुआ है ना। मैं पलटा, वो मुझे डीड दिखाएगा, बोलेगा कि देखो डीड में ये लिखा है और आप अपनी बात से मुकर रहे हो। फिर भी मैं जबरदस्ती करूंगा तो क्या होगा, ये केस जो है वो कोर्ट में जाएगा। वो कोर्ट क्या डिसीजन देगा, क्या डीड में लिखा है तो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बात मानूं तो भी ठीक है, और अगर मैं कोर्ट के थ्रू बात मानूं, बात तो मुझे माननी पड़ेगी अगर डीड में लिखा है तो। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब आपने या तो अग्रीमेंट ओरल बना लिया है या फिर आपकी डीड ही नहीं। या तो आपने क्या करा है, अग्रीमेंट ओरल बना लिया है, या फिर आपकी डीड ही नहीं है। अब डीड नहीं है या अग्रीमेंट ओरल है, अब रजामंदी हो रही है तब तो ठीक है, और अगर ओरल है और किसी बात पे डिस्प्यूट हो रही है, मान लो मैं पलट जाता हूँ, तो फिर क्या होगा, कोर्ट में ही केस जाएगा। मान लो मैंने बोला कि ठीक है, प्रॉफिट जो होगा वो 70-30 बांटेंगे। अब मैं पलट जाता हूँ और कल से कोर्ट में केस जाता है, आप कैसे प्रूव करोगे कि 70-30 रेशियो था, 70 आपका था, 30 मेरा था? नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या लगेगा बेटा, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप। आप चाहें तो अग्रीमेंट ओरल रख सकते हैं, आप चाहें तो अग्रीमेंट रिटर्न रख सकते हैं, परंतु प्रेफर ये किया जाए कि रिटर्न हो। ठीक है, अब अग्रीमेंट नहीं है तो क्या, तो अगर ए और बी पार्टनर हैं, मैं और आप पार्टनर हैं, हम दोनों ने अग्रीमेंट नहीं भी बनाया है, और हम किसी बात पे बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपने बोला ठीक है यार भैया आप काम ज़्यादा कर रहे हो, आप सैलरी ले लो। मैंने कहा ठीक है यार, तेने कैपिटल इतनी लगाई है तो इंटरेस्ट ले ले। अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई तब कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहाँ आएगी, समस्या वहां आएगी जहां पर आप और मैं एग्री नहीं हो पा रहे। अब आप और मैं एग्री नहीं हो पा रहे तो वहां समस्या आएगी, और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डीड को रेफर करना पड़ेगा। डीड तो है ही नहीं, तो क्या लग जाएगा, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, अगर आपको डीड के बारे में कुछ, कोई किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वहां क्या हो जाएगा, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आपने डीड बनाई भी है, आपने सब कुछ लिख लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं, मतलब रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड लग जाएगा। आपकी डीड उस पॉइंट के लिए साइलेंट है, मतलब हम मान लेंगे कि डीड में उस बात का जिक्र ही नहीं है, मतलब रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वही फॉलो करना रहेगा।
ठीक है, ये बात आप याद रखें। क्या क्या था रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? सबसे पहली बात, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय एनी पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म कितना ब्याज देगी? 6% पर एनम के हिसाब से। यही अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और अग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड के बारे में बात नहीं है, तो रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी ये बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पर अगर पार्टनर ने फर्म से लिया है तो देना पड़ेगा कितना? 6% पर एनम। एक और बात हम लोगों ने देखी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में कभी अगर टाइम पीरियड ना गिवन हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं? 6 मंथ। ये आप मेरे साथ साथ बोलते जाए, आपका रिवीजन होता जाएगा। तो कितना होगा? 6 मंथ। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये बात हमारी क्लियर हुई। इसके बाद हम और आगे बढ़े थे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोगों ने क्या बोला था? सबसे पहली बात, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालोगे। किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आए तो याद रखना कि हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? ओपनिंग। अब क्वेश्चन में मान लो क्लोजिंग दे रखी है और ऐसा डाटा दे रखा है कि ओपनिंग पे जा सकते हैं, तब तो फिर ओपनिंग पे जाओ। पर क्वेश्चन ने क्लोजिंग दी और कोई डेटा नहीं दिया जिससे हम ओपनिंग पे जा सकते हैं, तो जो क्लोजिंग है उसे क्या मान लेंगे? हम ओपनिंग मान लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जो होगा वो बैंक अप्रोच पे देंगे। फिर इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने और इन डेप्थ बात करी थी। डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोलती, तो नो इंटरेस्ट। डीड बोलती है कि इंटरेस्ट देना है बट साइलेंट है कि अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो फिर क्या बोलेंगे? क्या है? अप्रोप्रिएशन है, उसे हम अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अगर डीड साइलेंट है रिगार्ड्स कि चार्ज है अप्रोप्रिएशन है, डीड ने बोला तो इंटरेस्ट देना है, तो हम क्या मानेंगे? उसे अप्रोप्रिएशन है। उसमें 3 बातें थी, सफिशिएंट प्रॉफिट है पूरा दे दो, लॉस है बिल्कुल मत दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है मतलब इंटरेस्ट देना है ए को 50,000, बी को 30,000, पर आपके पास प्रॉफिट है 40,000। दोनों को मिलाकर देना कितना? 50 और 30, 80,000, पर आपके पास कितना है? 40,000 रुपए। तो यहाँ इस केस में आप क्या करोगे? 40,000 को 50 और 30, 50,000 और 30,000 के रेशियो में आप बांट दोगे। मतलब इंटरेस्ट के रेशियो में क्या करोगे? आप बांटोगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कैपिटल अकाउंट बनाना, है ना? मैं थोड़ा सा शायद आगे पीछे हो गया हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाने का हम लोगों ने देखा था 2 तरीके। फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, फिक्स कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन बोल दे कि देयर फिक्स कैपिटल आर। क्वेश्चन करंट अकाउंट का बैलेंस देते या क्वेश्चन बोल दे दे वांट टू मेंटेन इंटेक्ट ऑफ देयर कैपिटल, या दे डोंट वांट टू अल्टर देयर कैपिटल। ठीक है, तब आप कौन सा बनाओगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 बातें जाती थी, एक तो बैलेंस ब्रोट डाउन या बाय बैंक, नया बैलेंस है तो, और एडिशनल कैपिटल लाया है तो बाय बैंक, परमानेंट कैपिटल निकाल ली तो टू बैंक, और बचा हुआ टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाकी सारी बातें आती थी करंट अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सिर्फ सिंगल अकाउंट बनता है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर की साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, इधर की साइड सारी इनकम लिखते थे। जो एक्सपेंसेस P&L एप्रोप्रिएशन के पार्टनर को जा रहे होते थे, याद है, वो कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के इस वाली साइड में आते थे, और जो इधर आते थे इनकम जो पार्टनर से लेते थे वो कैपिटल अकाउंट की या तो इस साइड में या करंट अकाउंट की इस साइड के अंदर अपीयर होते थे। रिजर्व वगैरह इनको छोड़ के पार्टनर से रिलेटेड चीजें जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे, मैनेजर का कमीशन आएगा तो आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज P&L बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन से चालू करेंगे। तो ये सारी बातें जो थी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखना, जब आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो उसके बाद नीचे जब आप करोगे तो अमाउंट इंटू जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करना रहता है, ये ध्यान रखना वहां पर। शॉर्टकट मेथड हमने देखा था, 2 चीजें जगह होगी तभी शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। पहला, अमाउंट गेप टाइम गेप बिटवीन द टू ड्राइंग विल बी इक्वल। हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की आखिरी, हर महीने के मिडिल, 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार। अगर ऐसा है और अमाउंट हर ड्राइंग का इक्विवेलेंट है, हर महीने 5,000, हर महीने 3,000, तो आप क्या कर सकते हो? शॉर्टकट लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला में याद है तो सबसे मेन जो चीज़ थी वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बैंक प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बैंक डिवाइडेड बाय 2।
जब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अमाउंट निकालोगे तो ध्यान रखना, अगर क्वार्टर से है तो वो उस अमाउंट को 4 बार मल्टीप्लाई करना, मंथली है तो 12 बार मल्टीप्लाई करना, 6 मंथली है तो 6 बार मल्टीप्लाई करना। यहाँ बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आज की क्लास में हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। ये क्लास आप बोले तो थोड़ा सा हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो वापस चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। आपके लिए पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर और बुक के हिसाब से थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ। अब क्या होगा इस चैप्टर के अंदर पूरी बात समझना। यहाँ क्या होने वाला है कि आप लोग अभी आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। क्या पढ़ा? फंडामेंटल बेसिक ऑफ द पार्टनरशिप, कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक हम देख कर आए। अब हम जो करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो पार्टनरशिप चली आ रही है अब उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हमने जब पार्टनरशिप बनाई थी तब हम लोगों ने क्या करा था, हमने कुछ टर्म्स कंडीशन रखी थी, वो कुछ और थी। अब हमें लग रहा है कि समय के हिसाब से क्या करना चाहिए, जो टर्म्स कंडीशन हमने उस समय रखी थी वो चेंज कर लेते हैं। मतलब मैंने और आपने मिलकर एक पार्टनरशिप चालू करी आज से 2 साल पहले। बढ़िया चल रहा था, सब चल रहा था। फिर हम लोग दोनों बैठे एक दिन विचार कर रहे थे, तो हमने कहा यार अब कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज करी जाए। आपने कहा हाँ यार ये बात सही है, टर्म्स कंडीशन क्या करी जाए, चेंज करी जाए। आप और मैं दोनों एग्री हो गए। अभी तक हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते थे। आपने कहा कि यार अब मैं थोड़ा सा कम समय देता हूँ बिजनेस को और मेरे बिजनेस दूसरे भी अच्छे चल रहे हैं, और सिंस आप जो हैं वो पूरा बिजनेस हमें बिजनेस में लगाते हैं, तो एक काम करते रेशियो को कर लेते 60-40। अब से जो फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा, जो भी आने वाले भविष्य में प्रॉफिट रहेगा, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे बांट लेंगे, 60-40 बांट लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब क्या 60-40 बांट लेना इतनी सी बात थी क्या, कि कोई दिक्कत नहीं है 60-40 बांट लेंगे, बात खत्म। भैया बस ये एक छोटा सा चेंज भी हुआ ना तो भी आपकी अकाउंटिंग पार्टनरशिप में थोड़ा सा एक छोटा सा इफेक्ट नहीं आकर काफी कुछ ज्यादा बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। यस, आपकी पार्टनरशिप में एक कोई छोटा सा इफेक्ट ना आकर क्या होगा, एक बड़ा इफेक्ट आ जाएगा, और उस इफेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या क्या इफेक्ट आएंगे हम सोचते हैं यार कि ए और बी पार्टनर है और इनके बीच में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो बताओ यार क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। सोचे, अभी तक तो रेशियो बढ़ता था, कैसे बढ़ता था, 50-50। अब कैसे बढ़ेगा, 60-40। मतलब भविष्य में आपको 40 मिलेगा और मुझे 60 मिलेगा। अब एक बात समझना, भविष्य के हिसाब से हमने चेंज किया, परंतु भविष्य में जो भी होगा कहीं ना कहीं वो हमारा पास्ट रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। जब हमने दुकान डाली थी, स्टार्टिंग में हमने बिजनेस डाला, तो हम दोनों ने बराबर से मेहनत करी, करी नहीं करी? हम जो असेट्स खरीद के लाए उसमें हमारी बराबरी की भागीदारी थी कि नहीं थी? थी। और बराबरी के भागीदारी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें हमने इक्वलेंट पार्ट किया। इनिशियली प्रॉफिट भी कम हुआ, क्यों, हमें मार्केट में नाम जमाना था, तो हमने बहुत कम रेटों पे माल बेचा, जिसके कारण से हमारे ग्राहक बन गए, ग्राहक जुड़ गए। आज 2 साल 3 साल से क्या हो रहा है, वो ग्राहक हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारी दुकान पे आ रहे हैं। तो क्या इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा? जो मेहनत तो हमने आज दोनों ने मिलकर करी है। बिल्कुल, मतलब पास्ट में हुए कामों का फल फ्यूचर में मिलेगा, उसे भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको याद हो 11th में हम रिजर्व सरप्लस बनाते थे, प्रॉफिट का हिस्सा अलग निकाल के रखते थे। आज जो प्रॉफिट के हिस्से हमने 2 साल में अलग निकाल के रखे, तो अगर अलग नहीं निकालते तो वो आपको और मेरा था, वो आपको और मेरे को बराबर बराबर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाता। बट अभी आज नहीं बांट रहे और रिजर्व तो अभी रखे हुए हैं। आज से 5 साल बाद मान लो रिजर्व बांटेंगे तो कैसे बटेगा, 60-40 में, आपका 40 मेरा 60।
तो वो जो 2 साल का जो रिजर्व का प्रॉफिट है वो तो 50-50 से बना, उसमें आधा प्रॉफिट आपका रहा, आधा प्रॉफिट मेरा रहा। पर जब बाद में उससे 2 साल बाद बांटेंगे तो कितना प्रॉफिट रहेगा? 60-40, 60 मुझे मिलेगा, 40 मिलेगा, आपको मिलेगा। तो क्या इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आज से मान लो यार 2 साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, भवानी मंडी की बात करते हैं, भवानी मंडी में आप और मैं पार्टनरशिप में। आज से 2 साल पहले अपन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मेन मार्केट पे, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी बिजनेस में, ठीक है, उस पर लोन भी चल रहा है मान लो। क्या आज उसकी कीमत 50 लाख ही है क्या? बेचेंगे तो उसको बेच नहीं रहे हैं, बेचेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद। बट जब 5 साल बाद, 10 साल बाद बेचेंगे तो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो तो सब बराबर में बटेगा। बट क्या आज उसकी जो वैल्यू है 50 लाख ही है क्या? नहीं ना, आज उसकी वैल्यू बढ़ी है। आज उसकी वैल्यू शायद 70-80 लाख रुपए हो गई। तो ये जो 30 लाख की वैल्यू बढ़ी, क्या मैं इसे कंसीडर करूंगा? नहीं करूंगा। यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से आप गलत कर रहे हो अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हो बुक्स में तो। परंतु अगर ऐसा है तो आप एक पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हो, दूसरे पार्टनर के साथ। भाई क्या होगा, आज मान लो 50 लाख रुपए लगाए थे हमने इस बिल्डिंग के अंदर, उस समय रिस्क वगैरह सब बराबर बराबर थी। अब फ्यूचर के अंदर 2 साल हो गए, 4 साल बाद मान लो हम इस बिल्डिंग को बेचते हैं, उस दिन 1 करोड़ में बिकेगी। जो प्रॉफिट आएगा 1 करोड़ का, मतलब 50 लाख रुपए का ऊपर का जो प्रॉफिट आएगा, या पूरे 1 करोड़ की बात करूं तो वो कैसे बटेगा? 60 लाख मेरे, 40 लाख आपके। बताओ आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि दूसरे साल के एंड तक ही उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 70 लाख। 70 लाख में से 35-35 लाख आपको और मेरे को मिलना चाहिए था, 35-35 लाख। हाँ, 35-35 लाख हमारा था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा 30 लाख आया, उस 30 लाख में 60 मेरा और 40 किसका? आपका। ये होता है जिनाइनस। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, इस सेकंड चैप्टर में कंसीडर करना है। आपकी बुक में थर्ड चैप्टर। आ रही बात समझ में? देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा एक पार्टनरशिप में अगर चेंज होता है ना, तो किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब, मेरी बात समझना, अगर आपके अग्रीमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो इसका मतलब ये नहीं है पेन लिया, एरो लगाया और लिख दिया, काट दिया और लिख दिया, तो पूरा अग्रीमेंट जो पुराना था ना वो कागज का टुकड़ा हो गया। आपको नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। आपको जो अपनी फर्म है वो वापस से क्या करनी पड़ेगी? रिकंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कभी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चेंज आएगा उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इस बात का आप ध्यान रखें। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, अभी हमारा रेशियो कितना था आपका और मेरा? 50-50। अभी हमने बोला कि 60-40 कर लेते हैं। एक बात बताना, आप दो पार्टनर हैं, अगर मेरा 60 होता है और आपका 40 होता है तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा है और किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान है। इस वाले केस में आपका नुकसान है और इस वाले केस में मेरा फायदा है। इस वाले केस में आपका नुकसान है और इस वाले केस में किसका फायदा है? इस वाले केस में मेरा फायदा है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। गेनिंग रेशियो, आपको सेक्रीफाइस हुआ है और मुझे क्या हुआ है? गेन। पढ़ेंगे इसको, अभी सिर्फ हल्का सा ले रहे हैं अपन। गुडविल, गुडविल क्या होती है? ठीक है, एक क्वेश्चन आप मान के चलना 3 से 5 मार्क्स, मतलब गुडविल का जो वेटेज है पूरे सिलेबस में बताऊंगा तो 3 से 5 मार्क्स का। मतलब भैया एक बात बताओ, आपने जब पार्टनरशिप पढ़ाई थी तो आपने बोला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी आएगा, मैंने कहा बिल्कुल आएगा, आएगा 3-4 नंबर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन दिलाएगा। आपने कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, तब आपने कन्फर्म दावे के साथ कहा था कि 2 मार्क्स के अराउंड या 3 मार्क्स के अराउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, कम से कम 2 नंबर तो आप मान के चलना बिल्कुल रहेगा। फिर अब आप कह रहे हो कि 3 से 5 नंबर का गुडविल भी हो गया। तो पार्टनरशिप, और अभी तो दूसरा चैप्टर चालू करा है। आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया वो सारी चीजें सेकंड चैप्टर में आनी है, जो सेकंड में पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड में वो सारी चीजें थर्ड में आनी है। अब हमें सेकंड चैप्टर में क्या नया हो रहा है फर्स्ट के अलावा वो पढ़ना। तो गुडविल हम यहाँ पर पढ़ेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, रिजर्व सरप्लस का मैंने बताया आपको, 1,50,000 हमने रिजर्व बना रखा है, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन असेट्स और लाइबिलिटी का बिल्डिंग वाला जो एग्जांपल दिया था, इस तरीके से लाइबिलिटीज का भी हम यहाँ पे रिवोल्यूशन करेंगे। तो क्या क्या होता है देखते हैं। यस, आपके सामने है
सामने से चली गई है। Yes. Reconstitution of a partnership. Partnership is a result of an agreement between between a person who's sharing the profit of a business. Any change in the partnership agreement bring to an end the existing agreement and a new agreement come into force. The change in the agreement result in changing a relationship among a partner. In such a case, although the firm continue its amount to the reconstitution of the partnership firm. जब भी कोई अग्रीमेंट में चेंज आएगा, मतलब जो पार्टनर इस फर्म को चला रहे थे उनके रिलेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर चेंज आएगा और उस रिलेशन के कारण हमें पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट कम इनटू अ फोर्स, मतलब पुरानी जो डीड थी, पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट क्या होगा, फोर्स में आ जाएगा। ओरल था तो ओरल खत्म हो जाएगा, रिटर्न था तो रिटर्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हो रही है, हम वापस फर्म का बिजनेस चलता चला जाएगा। बाहर वालों के लिए हम अभी भी वही हैं जो पहले थे, बस हम हमारे यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिकंस्टिट्यूट कर लेंगे, हम हमारे खातों को वापस से रीअरेंज कर लेंगे, हम सब चीजें डीड के हिसाब से कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर किसी के साथ भी अनजस्टिफाइड ना हो। ठीक है, क्या क्या चीजें होने वाली है जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। सबसे पहला कब कब होगा रिकंस्टिट्यूशन, पहले तो ये देखना, अब जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो सारे रिकंस्टिट्यूशन के अंदर ही आएंगे। इस चैप्टर के अंदर चेंज इन पब्लिशिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब आप और मैं पार्टनर है और आपके और मेरे बीच में चेंजेस हुआ, कोई नया नहीं आया और कोई गया नहीं है, आप मैं हम दोनों पार्टनर हो, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट में चेंज हुआ तो चेंज इन पब्लिशिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद वाले चैप्टर में कोई नया पार्टनर आएगा, वो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का केस है। उसके बाद वाले केस में कोई फर्म छोड़कर जाएगा खुद की इच्छा से, रिटायर होगा, तो वो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया बन जाएगा। हम 3 पार्टनर थे, एक चला गया छोड़कर, तो अब हम दोनों के हिसाब से चीजें चलेगी, वो गया, हम हमारा नया एग्रीमेंट बनाएंगे। इसी तरीके से हम 2 पार्टनर थे, कोई तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाएगा तो पुराना हम 2 का था, अब 3 शेयर करेंगे तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा, पुराना खत्म हो जाएगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या अमालगमेशन ऑफ अ 2 पार्टनरशिप। अमालगमेशन का मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म एक हो जाए, मतलब अजमत सर और मैं, हम दोनों कोचिंग चला रहे हैं और कोई 2 व्यक्ति और भी मान लो कोई पार्टनरशिप में कोचिंग चल रही है, तो हमने क्या करा, उस पार्टनरशिप को मर्ज कर लिया। हमने क्या करा, उस पार्टनरशिप को मर्ज कर लिया, अमालगमेट हो। दिस इज व्हाट इज अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब आपकी फर्म अलग चल रही थी और आपकी फर्म अलग चल रही थी, फॉर एन एग्जाम्पल अजमत सर अलग पढ़ाते थे, मैं अलग पढ़ाता था, अजमत सर अलग पढ़ाते थे और मैं अलग पढ़ाता था। ठीक है, क्या करा हमने, अजमत सर के साथ भी 1-2 जने जुड़े हुए थे, मेरे साथ भी 1-2 जने जुड़े हुए थे। अजमत सर ने कहा यार एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम कर लें। मैंने कहा बात तो सर सही है आपकी, तो क्या किया जाए। अजमत सर और मैं अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, ये दीवार थी हमारे बीच में। ठीक है, अजमत सर के साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, मेरे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, तो अजमत सर ने कहा एक काम करते हैं, अपन साथ में काम करते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल सही विचार है, अपन क्यों ना मिलकर साथ में काम किया जाए। तो हमने क्या करा, ये बीच की दीवार हटा दी और बना दी क्या, एएस अकेडमी। आई बात समझ में? ठीक है, ए फॉर अजमत, एस फॉर शुभम, बन गई अजमत एएस अकेडमी। तो हम लोगों ने क्या करा, अमालगमेशन कर लिया 2 फर्म्स का। ये अलग चल रहे थे, मैं अलग चल रहा था, हमने कहा क्या करें, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, सबका फायदा। तो हम लोगों ने क्या करा, अमालगमेशन कर लिया, इसे हम बोलते हैं क्या, अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जब भी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर चेंज होगा तो देखो स्वाभाविक बात है, आप और मैं पार्टनर, अभी 50-50 का रेशियो है। अभी क्या रेशियो है हमारा, 50-50 का रेशियो है। इसको चेंज करना, अभी जो हमारा रेशियो है, सपोज फॉर एन एग्जांपल वो है 50-50। मैंने बोला अब एक काम करते हैं, अब से मेरा रहेगा 60 और आपका रहेगा 40। डेट मीन्स मुझे पहले 50 रुपये मिलते थे, अगर 100 रुपये फर्म कमाती थी तो 50 आप में 50 मुझ में बंटते थे। अब क्या हो रहा है,
पहले 50 100 रुपये कमाते थे, 50-50 आप दो हम दोनों में बढ़ जाते थे। अब हम क्या करेंगे, अब इन फ्यूचर हम बांटेंगे 60-40, मतलब 60 आप 60-40 का रेशियो हो गया, 6-4 का रेशियो हो गया, 60 मेरा 40 आपका। अब एक बात बताना, इसको अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, मुझे पहले 50 मिलते थे, अब 60 मिलेंगे, मतलब 10 का गेन। आपको पहले 50 मिलते थे, अब 40 मिलेंगे, दैट मीन्स आपको 10 का सेक्रीफाइस। स्वाभाविक बात है, आप और मैं ही है, मी एंड यू है, तो जितना मुझे गेन होगा शायद उतना आपको सेक्रीफाइस हो, या जितना आपको गेन हो रहा है उतना मुझे सेक्रीफाइस हो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट, ये सब हमने बातें कर ली। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है समझते हैं। दिन ब दिन मेरी भी राइटिंग सुधरती जा रही है ना। मेरी राइटिंग अच्छी है, सिंस इसके ऊपर लिखते हैं तो राइटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती, बाकी मेरी राइटिंग अच्छी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इस पर भी कोशिश कर रहा हूँ सुधरे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराने रेशियो में से अगर मैं नया रेशियो घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1, दैट इज इक्वल। ठीक है, नाउ ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। ये क्या हुआ, अभी ए और बी क्या बोलते हैं कि हम भैया जो भी कमाएंगे उसका आधा आधा दोनों रखेंगे। अब ए और बी बोलते हैं कि इन फ्यूचर हमारा जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:3, मतलब अभी तक 2 टुकड़े होते थे जिसमें से एक टुकड़ा ए का और एक टुकड़ा बी का। अब इन्होंने बोला 2:3, दैट मीन्स पता है अब कितने टुकड़े करेंगे, 5। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये पिज्जा है, अभी तक पिज्जा के कितने टुकड़े हो रहे थे, 2 बराबर के। बराबर के टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपका था और एक मेरा था, मैं ए हूँ और आप बी। अब क्या हुआ, हमने बोला कि पिज्जा तो वही है, पिज्जा की साइज में चेंज नहीं हुआ है, पिज्जा तो वही है। अब क्या हो रहा है, अब हम कितने टुकड़े कर रहे हैं, 5। इस पिज्जा के जो पहले उस पिज्जा के कितने टुकड़े हो रहे थे, 2, अब हम कितने कर रहे हैं, 5 टुकड़े कर रहे हैं। 5 में से हमने कितने टुकड़े करे, 5। 5 में से ये 2 टुकड़े कौन रखेगा, मैं। और ये 3 टुकड़े कौन रखेगा, आप। 2 टुकड़े कौन रखेगा, मैं, और 3 टुकड़े कौन रखेगा, आप। ठीक है, अब देखते हैं किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, देखते हैं ए के लिए। पहले बात करते हैं किसके लिए, फॉर ए। देखते हैं ए को कितना सेक्रीफाइस हुआ। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए की अगर ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ए का ओल्ड रेशियो था 1/2। 1/2 कैसे आया, 1:1। 1+1 को अगर मैं बोलूँ तो कितने हिस्से हो रहे, 2। 2 में से एक हिस्सा कौन रख रहा है, ए। वापस देखना, 1/2 कैसे बोला मैंने, यहाँ 1/2 कैसे बोला कि ए का रेशियो 1/2 है, 1:1 है, तो 1+1 कितने हुए, 2। मतलब ए को हम टोटल हिस्से कितने करते हैं, 2, जिसमें से एक एक हिस्सा किसका है, ए का। ए का ओल्ड रेशियो जो था वो क्या था, 1/2। ए का जो नया रेशियो है वो कितना है, 2:3। तो 2 और 3 5, टोटल रेशियो कितना है, टोटल टुकड़े कितने होंगे, 5, जिसमें से ए के कितने हैं, 2। तो ए का जो नया है वो कितना है, 2/5। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। एलसीएम लेते हैं, 5 2 10,
2 5 ज़ा 10, माइनस का 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। ये क्या करा, एलसीएम लेना आता है। 5 और 2 दोनों अलग अलग डिजिट्स हैं, है ना, एक टेबल में नहीं आती, तो 5 2 ज़ा 10 जो होगा वो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। याद हो तो ऐसे निकालते थे, 5 और 2 का एलसीएम, सॉरी 2 और 5 का निकालोगे, 2 और 5 का एलसीएम ऐसे निकालते थे हम लोग। 2 और 5 का एलसीएम निकलता था पहले 2 की टेबल में, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो एलसीएम आया 2 और 5 10, 10 एलसीएम आ गया। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितनी बार आता है, 2 बार। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितना था, ऑलरेडी 2, तो 5 माइनस 4 बाय 10 दैट इज 1 बाय 10। मतलब ए को कितना नुकसान हो रहा है, 1/10। यही बात करते किसके लिए, बी के लिए। यही हम बात करते किसके लिए, बी के लिए। देखते बी का नुकसान कितना। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/2, है ना। और बी का नया कितना है, ओल्ड माइनस न्यू, है ना। और बी का नया रेशियो कितना है, 3/5। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, अगेन 10, 10 एलसीएम आ गया। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, ठीक है। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, और ऊपर कितना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। और ये 5 कैसे आया, 5 2 ज़ा 10, तो 5 टाइम टेबल में आया और मल्टीप्लाई बाय 1। आई बात समझ में। तो ये आ गया 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10, मतलब माइनस का 1/10। ये माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, गेन। यहाँ पर क्या हुआ है, गेन। ये माइनस जो है ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, गेन। तो गेनिंग का पता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब हम अभी इस फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स सेक्रीफाइस हुआ है, और अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स गेन हुआ। अगर मान लो 3 पार्टनर भी हैं तो हो सकता है 2 को गेन हो रहा हो, 1 को सेक्रीफाइस हो रहा हो, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, 1 को गेन हो रहा हो और 1 को सेक्रीफाइस पड़ रहा हो। अभी हम देखेंगे आगे, आइए। ये गेनिंग रेशियो हो गया आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 1 मिनट के लिए मैं पॉज करूंगा वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं वापस आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है, A and B are a partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1। ए और बी पार्टनर हैं और अभी रेशियो कैसे बांटते हैं, 2:1। मतलब ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 2:1। फ्रॉम द फर्स्ट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और अब ये बोल रहे हैं कि अब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे भैया, बराबर बराबर। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। अब बोला कि ए और बी जो है वो रेशियो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर, मतलब इक्वली 1:1। आपको बोला गेन और सेक्रीफाइस निकालो, हम तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। ये ओल्ड हो गया रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। हम देखते हैं क्या, सेक्रीफाइस और गेन। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। पहले ए के लिए बात करते हैं। ए का ओल्ड कितना था, 2 और 1 3, 2/3। ए का नया कितना है, 1/2। ए का पहले 2 और 1 3 हिस्से होते थे, 3 हिस्से में से 2 ए के और 1 बी का, और अब एक एक हिस्से मतलब 2 हिस्से, तो 2/3 माइनस का 1/2। देखें एलसीएम लें, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में, 6 एलसीएम आ गया। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। माइनस का 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम, ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3,
4 माइनस 3 दैट इज 1/6। 1/6 का इनको क्या हो रहा है, 1/6 का इनको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी के लिए बात करता हूं मैं। बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3। 2 और 1 3 हिस्से होते थे, 3 में से एक किसका रहता था, बी का, तो 1/3 माइनस का ए और बी का नया रेशियो क्या, 1/2 माइनस का 1/2। एलसीएम लिया कितना, 6, 3 2 जा 6, 2 माइनस का 2 3 जा 6, मल्टी माइनस का 3, तो माइनस का 1/6 आ गया। यहाँ अगर माइनस आ गया है दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, गेन। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए को तो हुआ है क्या, सेक्रीफाइस कितना, 1/6 शेयर का, और बी को क्या हुआ है, गेन कितना, 1/6। ये देखें आपके सामने, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आपको करना है, कल हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करेंगे, दैट इज गुड। ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।